In the last class we studied about the different techniques. तो टेक्निक्स में पहला टेक्निक हुआ था फंक्शनल फोरमैनशिप. इन फंक्शनल फोरमैनशिप इट इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट. कौन से दो पार्ट थे आपके? प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. जो सुपरवाइजर जो रोल है जिनका सुपरविजन का, बेसिकली वही है आपके प्लानिंग में एंड प्रोडक्शन में. टेलर का कहना है कि हर एक पर्सन जो है हर एक फंक्शन में स्पेशलिस्ट नहीं है. टेलर का कहना है कि हर एक पर्सन हर एक फंक्शन में स्पेशलिस्ट नहीं है. सो इसके लिए हमें अलग अलग पर्सन को क्या करना चाहिए? हायर करना चाहिए. एंड ऑल दोज स्पेशलिस्ट आर गोइंग टू बेसिकली किसको वो गाइड करेंगे, किसको वो सुपरवाइज करेंगे? वर्कर्स को. क्लियर हो गई बात? तो उसमें मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन में 4 और प्लानिंग में 4. चलिए बताइए. प्लानिंग में गैंग बॉस. हाँ हाँ. डिसिप्लिनेरियस. वेरी गुड. नेक्स्ट प्रोडक्शन में. वेरी गुड. इंस्पेक्टर. वेरी गुड. तीन ही याद है. चौथा रिपेयर बॉस हो गया. चलो वेरी गुड. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर टेक्निक. दूसरे टेक्निक की तरफ मूव करते हैं. लिखिए एवरीवन. राइट. सेकेंड लिखिए मेथड स्टडी. मेथड स्टडी. एक काम कीजिए, रुकिए. मेथड स्टडी से पहले आई थिंक दिस वन इज बेटर. मैं इससे कराऊं. लिखिए पहले लिखिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड इज अ, बोल सकते हैं कि जैसे आपका प्रोडक्ट होता है, मैगी मैंने बताया था, जगह के अनुसार उसका टेस्ट उसका प्राइस चेंज नहीं होता है, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. और स्टैंडर्ड का मतलब वही होता है जो रूल्स एंड पॉलिसी दैट इज सिमिलर इन होल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन. तो स्टैंडर्ड्स बनाना, कुछ पॉलिसीज जो सेट कर दे हम. और सिंप्लीफिकेशन का मतलब जो काम हम कर रहे हैं, जो टास्क हम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी एक्टिविटीज को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, स्टेप्स को रिमूव कर दे, एलिमिनेट कर दे. तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही हुआ. अब यहाँ पर FW टेलर क्या बता रहे हैं? लिखिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में. राइट. सबसे पहले लिखिए व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन. इसी के अंदर में एक पॉइंट लिखिए व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन. व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड्स मेथड्स को लेकर है कि जो तरीका है, जो वर्क करने का तरीका होगा, मेथड होगा, उसको उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, एक रूल बना देंगे. ठीक है कि भाई हर एक पर्सन 5 घंटे में इतना काम कर लेगा. दैट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड. मान लीजिए इस तरीके से हमने कोई पॉलिसीज और स्टैंडर्ड सेट कर दिया. ठीक है. स्टैंडर्ड्स मतलब कितना अटेन कर सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर देंगे सब ऑर्गेनाइजेशन में. तो पहले लिखिए व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन में. Standardization implies to the method of establishing standards for every industry activity. Standardization implies to the method of establishing standard. क्या हुआ? Standards for every industry activity. और स्टैंडर्ड आपका हर चीज में हो सकता है. मेथड में यानी काम को कंप्लीट करने के प्रोसेस में, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में, टाइम में, ठीक है, लेबर की सैलरी में, मतलब यू कैन मेंटेन वन स्टैंडर्ड. राइट. सो लिखिए आगे इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन, इट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड इन मैनर ऑफ, it can be standardized in manner of time, raw material,
It can be standardized in manner of time, raw material, machinery, product, process, operating situation, and quality. यानी स्टैंडर्डाइजेशन हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी क्वालिटी में, प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसमें, फिर मशीनरी कैसे ऑपरेट करना है उसमें, टाइम कितना यूटिलाइज करना है उसमें, सैलरी से रिलेटेड, प्रोसेस से, ऑपरेशन से रिलेटेड, हर चीज में वी कैन सेट वन स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड आप फिक्स कीजिएगा तभी तो आप मेजर कर पाइएगा ना कि आप उस स्टैंडर्ड को जो सेट किया उस हिसाब से वर्क चल रहा है या नहीं, प्रोसीजर जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड को हम सेट करने, जैसे टाइम है 9 to 5 जॉब है तो दैट इज अ स्टैंडर्ड टाइम, कितने ही बजे तक सबको काम करना है। आ रही बात समझ में? अगर रॉ मटेरियल है तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में रॉ मटेरियल अराइव हो जाना चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल है तो फर्स्ट स्लॉट में 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे, सेकंड, लाइक दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड। क्लियर होगी बात? ठीक है, स्टैंडर्ड समटाइम्स समथिंग रिलेटेड विद द फिक्सेशन, वी कैन से कोई चीज को हम फिक्स कर देते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात सबको? लास्ट बेंच, ऑनलाइन क्लास, चलिए आगे। व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इसमें 2 वर्ड यूज है, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो पहले इन दोनों का मतलब हम समझ लेंगे, तो ओवरऑल आप लोग को समझ में आ ही जाएगा कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की बात करें। पहली बात कि भाई हम जो भी वर्कर्स है वो काम कैसे करें, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशलिस्ट सेट करेंगे, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब यहाँ काम को करेंगे कैसे, तो स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफाइड वे। सेकेंड टेक्निक, लिखिए सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब देखो बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि प्रत्यय है और अनीशा, इन दोनों को प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ठीक है, अब इनको सबमिट किसी एक टीचर को करना है, बट दे हैव टू मीट मल्टीपल टीचर्स एट द पॉइंट एंड देन आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन या फिर टीचर। सो अब ये जितने एक्स्ट्रा स्टेप्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, टाइम लगना, एफर्ट लगना। ठीक है, तो इन सबको इरेज करते जाएंगे, यानी स्टेप्स जो एडिशनल स्टेप्स होते हैं उसको हम क्या करते चले जाएंगे, इरेज करते जाएंगे। जो मैंने तुम लोग को एक बार बताया था फैक्ट्री के एक आउटलेट में कि 20 मशीनरी रखी है, अगर हम उसको सिंप्लीफाइड कर दे 1 2 3 4 और अगर हम उसको सीक्वेंस में सेट कर दे तो जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम पहले एक फैक्ट्री में यहाँ पर एक मशीनरी में यूज करें, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर दूर कहीं एक प्रोडक्ट को एक मशीनरी को सेट करेगा, वहां जाके कर रहे हैं, फिर वहां से, मतलब दिस काइंड ऑफ रिवॉल्व जो हो रहा है चीजें, जिससे टाइम आपका बहुत ज्यादा लग रहा है। देखो टेलर ने तो सिर्फ एक ही बात बोली थी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का, कि भाई प्रोडक्शन किसी भी हाल में इंक्रीज होना चाहिए। अब वो प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा, पर्सन की वजह से, रॉ मटेरियल, प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत सारी चीजों की वजह से। तो यहाँ पर वही चीज कहा जा रहा है कि हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर देंगे, जो काम सिंपल है उसके लिए कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को सिचुएशन में हमें फंसने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखिए सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स मतलब सिंप्लीफिकेशन किस चीज पे पॉइंट करता है, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स एट इरेजिंग unnecessary types, steps, dimensions, while standardization intends devising new types rather than existing ones, Simplification points at erasing unnecessary types, steps, sizes, and dimensions, while standardization intends devising
न्यू टाइप्स rather than the existing ones. ठीक है, यानी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपके एक्स्ट्रा स्टेप्स वगैरह को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा. यानी कि आप कभी भी कहीं पर भी काम करेंगे, अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इफिशिएंट प्रोडक्टिविटी तब तक इंक्रीज नहीं होगी जब तक इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं होगा. ठीक है, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या है पता है सबको? इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विद, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कोई भी चीज टाइमली जब हम खत्म करते हैं, कोई भी प्रोसेस को जब हम टाइमली कंप्लीट करते हैं तो उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस. इफिशिएंसी का मतलब होता है जब हम कम रॉ मटेरियल में कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसको कहते हैं इफिशिएंसी. क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अननेसेसरी स्टेप्स वगैरह को डिलीट करते हुए अपना काम आगे बढ़ाते चले जाना है. आ गई बात समझ में? और कभी भी मशीनरी एग्जांपल में ले सकते हो, सेटिंग ऑफ मशीनरी इन द सीक्वेंशियल वे. ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा काम, एक मशीन से निकला दूसरे मशीन में, तीसरे मशीन में, चौथे मशीन में, इस तरीके से. ठीक है, पहले ही 4 लेबर्स प्रेजेंट हो आपके मशीनरी के आसपास, तो लाइक दे आर इजीली एबल टू डू द वर्क लाइक दिस. ठीक है, तो सिंपल वे में. अब ऐसा नहीं कि एक पर्सन यहाँ से उठा के पूरा सामान लेके जा रहा है, 20th नंबर मशीनरी के पास वो कुछ काम है तो वहां तक ले जा रहा है. सेकंड नंबर मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड कहीं दूर है, थर्ड कहीं दूर है, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक हेक्टिक सिचुएशन. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें आगे, आगे लिखिए, लिखिए इसमें, ये तो लिख लिया ना, कि आगे लिखिए स्टैंडर्डाइजेशन. इसी में सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, क्लियर हो गया? अब ये पूरा का पूरा थ्योरी जो है उसको लिखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है. सो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों से टाइम आपका सेव होगा, कॉस्ट आपका सेव होगा. ठीक है, लेबर्स को थकान नहीं होगा, फैटिग नहीं होगा. क्लियर हो गई बात? और उसके बाद आपका कॉस्ट क्या होगा, तो भाई पैसे वैसे बचेंगे, सेव होगा. इन शॉर्ट वही है. चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए इसी में, simplification and simplification used in the industry to maximize output, to maximize output, to maximize output, to maximize output and saving of cost, and saving of cost labor, and saving of cost labor, machines, saving of cost labor, labor time, machinery, tools. आगे लिखिए, leads to, it's lead to fuller utilization, it leads to fuller utilization, It's to fuller, full से fuller, fuller utilization of equipment, and increase in turnover, and increase in turnover. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपके टर्नओवर को इंक्रीज करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, आपके टाइम को सेव करेगा, लेबर जो है आपके बेसिकली उनका टाइम सेव करेगा, और एक्स्ट्रा जो क्राउड है ना उसको रिड्यूस करेगा. मान लो एक मशीनरी के पास 4 लेबर की जरूरत है तो 50 को वहां खड़े अगर हम करते हैं तो कोई अननेसेसरी होगा ना, वो चीज रश भी होगा और काम कभी भी प्रॉपरली नहीं होगा. ठीक है, थर्ड स्टेप लिखिए, थर्ड प्रिंसिपल. प्रत्यय बेटा आपका छूट गया. नेक्स्ट स्टेप लिखिए, मेथड स्टडी. नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी. मेथड स्टडी. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली हम किस तरीके, यहाँ मेथड के नाम से पता लग रहा होगा क्या होगा यहाँ पर कि लाइक काम को कैसे करना है. मेथड्स को हम बेसिकली यहाँ पर डाइवर्सिफाइड मेथड्स को यूज करेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे. क्या करेंगे, 4 मेथड्स तय कर लेंगे, चारों से परफॉर्मेंस करेंगे, परफॉर्म करेंगे अपनी एक्टिविटीज को. जो बेस्ट होगा फाइनली उसको चूज करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, यानी इसको स्टैंडर्ड बना लेंगे. सो मेथड स्टडी जो है दैट इज बेसिकली आउटलाइन द स्टडी अबाउट द वन विग्रस वे, यानी सबसे बेस्ट तरीका. विग्रस इज समथिंग रिलेटेड विद उत्साहित. ठीक है, विग्रस वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, यानी जो सबसे बेस्ट तरीका जॉब करने का होगा उसके बारे में एक को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर हम उसी को लगातार परफॉर्म करते चलेंगे. सो मेथड स्टडी में लिखिए असेंबली लाइन, जो तुम लोगों को मैंने स्टैंडर्डाइजेशन में समझा दिया था ना, असेंबल करना, क्लासिफाई करना,
जैसे देखो एक चीज होता है, याद रखना, ये ऐसे तुम लोग के रिटेल में भी काम आएगा, क्या रिटेल नहीं पढ़ना इसलिए बताता हूँ। जैसे कभी भी किसी भी शॉप पे जाओगे तो तुम लोग एक चीज नोटिस करना, बड़ी चीजें पीछे, छोटी आगे, उससे छोटे आगे, ऐसे रहता है ना। कभी भी बड़ा आगे, फिर उसके बाद बैक साइड छोटे चीजों को नहीं रखते ताकि सब कुछ विजिबल हो, क्लियर हो। तो वैसे ही यहाँ पर क्या जा रहा है कि प्रॉपरली असेंबल करना, सारे मशीनरी जो है प्रॉपरली असेंबल्ड होना चाहिए, सारे कसे हुए होने चाहिए, सारे सेट होने चाहिए, दूसरा लाइन वाइज में होने चाहिए, प्रॉपरली क्लासिफाइड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर भी मेथड स्टडी में भी यही बात हो रहा है, घूम फिर करके सेम ही चीज बता रहे। चलिए फिर भी लिखते हैं इसको। The purpose of method study, the purpose of method study is to find out one vigorous मतलब, जो vigor का मतलब पता है क्या होता है? उत्साहित, मैंने बताया ना, खुशी, vigorous, one vigorous way, vigorous, one vigorous way of performing the job, of performing the job, of performing the job. There are different ways of performing the job, of performing the job. मैंने कहा ना कि हर एक चीज का 10 टेक्निक होता है। अब जैसे तुम लोगों को अगर एक जगह सीसीडी जाना है ना, तो उसका 10 रास्ता होता है ना। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत जगह से सोर्सेज होते हैं। तो सेम तरीका है कि कोई भी काम करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, बट विच वन इज द सुटेबल वन, वो हमें चूज करना है मेथड स्टडी में, कि काम करने का तरीका कौन सा बेहतर है। सही बात है ना प्रत्यय? ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए आगे। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब to ascertain the best way, to ascertain that best way, to ascertain the best way, सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट वे। there are diverse parameters, there are diverse parameters, ठीक है? there are diverse parameters, तो इसको हम कहते हैं क्या? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बेस्ट तरीका को, जो मैंने आप लोगों को बताया, वन ऑफ द बेस्ट वे, तरीके को ढूंढो और उसको यूज करो वही रिसोर्स और इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्शन के लिए, और मैक्सिमाइज करने के लिए क्वालिटी को और सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर को। यानी अच्छे, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में आप क्वालिटी गड़बड़ कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए। क्वालिटी भी बेस्ट रहे, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो, कस्टमर आपका सेटिस्फाइड भी रहे आपके प्रोडक्ट से। मान लीजिए बॉटल, अगर आप, हम लोगों ने खराब इसको डेवलप कर दिया, तो नो वन इज गोइंग टू पे द अमाउंट, राइट? तो बिकॉज एंड इवन देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसका क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए, और जो भी पैरामीटर्स है, मल्टीपल तरीके हैं काम करने के, उसमें से सबसे बेस्ट तरीके को आप क्या कर लीजिए? चूज कर लीजिए। क्लियर हो गई बात? मेथड स्टडी डन। चलिए नेक्स्ट मोशन स्टडी। मोशन स्टडी अब मोशन स्टडी क्या है कि किसी काम, मोशन का मतलब क्या होता है? गति, जो चीज चलता रहता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम सामान को कैसे पुट करें, यानी कि जो प्रोसीजर चलता है ना, जैसे कि प्रोडक्शन होता है, फिर उस प्रोडक्ट को हम एक जगह से दूसरे का शिफ्ट करते हैं, फिर उसको लोड करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक्स होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो ये जितने प्रोसीजर्स हैं, ये जितने प्रोसीजर है, उनको हम कैसे बेटर तरीके से बेसिकली काम करें, कैसे बेटर तरीके से हम सारी चीजों को, सारे प्रोसेस को रन करें, इसके लिए ये होता है मोशन स्टडी। सो मोशन स्टडी में क्या चीज के बारे में हम पढ़ेंगे? अबाउट द मूवमेंट्स, जो चीज मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? चलता है, मूव करता है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट को लिफ्ट करना हो गया, रॉ मटेरियल को लिफ्ट करके फैक्ट्री में पहुंचाना हो गया, पोजीशंस हो गया मशीनरी का, सेटिंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके जितने भी ये सारी चीजें होंगी, इसको हम कैसे कम टाइम में करें, ये सारे मूवमेंट को कैसे इसमें टाइम सेव करें, वो हम मोशन स्टडी में पढ़ेंगे।
तुम लोग को समझ आ रहा है ना? डन। चलिए लिखिए इसमें, मोशन स्टडी, मोशन स्टडी, मोशन स्टडी pertains to study, motion study pertains, pertains, pertains to study of movements, pertains to studies, pertains to study of movements like putting object यानी सामान को रखना, लिफ्टिंग उठाना, सामान को लिफ्ट करना, ठीक है, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स कॉमा लिफ्टिंग कॉमा चेंजिंग पोजीशन एटसेट्रा etc. आगे लिखिए, which are moved while doing a conventional job, which is moved by doing a conventional job. यानी कि डेली एक इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई XYZ कोई इंडस्ट्री है, अब इस इंडस्ट्री में लेदर के शूज बनते हैं, सबने लिख लिया है ना, किसी का छूटा तो नहीं है किसी का भी, ठीक है। अब लेदर के शूज इसमें मान लीजिए बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेली ये एक्टिविटी हो रहा है, यानी डेली प्रोडक्शन का काम हो रहा है। अब ये डेली वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ 4 मशीन है मान लो, और इसमें काम हो रहा है, कुछ लेबर है, वो भी क्या कर रहे हैं, उनका भी काम होगा हैंड का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को इस एक पर्टिकुलर एरिया से लिफ्ट करके यहाँ लेकर आना, फिर वो यहाँ जाना, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, यानी कि फ्रंट रूम में है, सेकेंड रूम में है, लाइक दिस, इंडस्ट्री के कौन से एरिया में है, वो हो गया। फिर यहाँ से इसको मूव करना, लिफ्ट करना यानी उठाना, ऑब्जेक्ट्स को रखना, जो डेली आपके प्रोसीजर में होता है, डेली। क्लियर हो गई मेरा बात? कभी आप लोगों ने लोहा देखा बनते हुए, किस तरीके से लोहे को प्रॉपर्ली शेप दिया जाता है, देखा है किसी ने? तो उसको किस तरीके से उठाया जाता है, किस तरीके से पुट किया जाता है, उसको फिर पानी में, मतलब लाइक दिस। तो ये सारे जो कन्वेंशनल जॉब चल रहा है, ट्रेडिशनल जॉब चल रहा है, उसमें जितनी भी इस तरीके की चीजें होंगी जो मूवमेंट से रिलेटेड है, उसको हम किस तरीके से बेटर वे में परफॉर्म करें, तो दैट इज बेसिकली इन द मोशन स्टडी, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं, इसमें कुछ लिखने लायक है तो लिखते हैं। आगे लिखिए, मोशन स्टडी में लिखिए, इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, it is the science of identifying and eliminating wasteful movement resulting from unnecessary. It is the science of identifying and eliminating wasteful movements resulting from unnecessary, जिसकी जरूरत ना हो, incidental and unproductive motions of the worker, so that it takes less time to complete the job, efficiently. ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला वाला प्रिंसिपल में एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बताया, अबाउट द स्पेशलाइजेशन एंड द डिफरेंट स्पेशलिस्ट, हाउ दे आर गोइंग टू सुपरवाइज अ वर्कर। क्लियर हो गई बात? पहला। दूसरा में क्या बताया, हाउ वी कैन बेसिकली सिंप्लीफाई और स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री में। तीसरे में क्या बताया, हाउ वी कैन बेसिकली चूज द सुटेबल स्टेप या मेथड फॉर परफॉर्मिंग द टास्क, एंड इन द फोर्थ स्टेप व्हाट he said about the basically movement जो हो रहे हैं related to the lifting, putting the product object one place to another place, how we can simplify it, और जितना ज्यादा होगा अननेसेसरी मूवमेंट को कम करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट वन टाइम स्टडी।
टाइम स्टडी, टाइम स्टडी, टाइम स्टडी से समझ में आ गया होगा क्या होगा टाइम स्टडी, टाइम को रिड्यूस कर। सो टाइम स्टडी इसमें क्या कि आप अपने काम को, जॉब को वेल डिफाइंड वे में कैसे करते हो और उसके लिए आप हर एक टास्क को कितने टाइम पे कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो अगर अननेसेसरी आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो बहुत ज्यादा, तो उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर इसमें लिखिए टाइम स्टडी में, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि कोई कहता है कि भाई 5 अगर शूज बना रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए 1 घंटे, यानी हर शूज को बनाने में कितना लगना चाहिए, 12 मिनट। 5 शूज को बनाना है 1 घंटे में, तो 5 शूज है तो पर शूज मतलब 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड बता रहा है। तो इसमें लिखिए, ये जो सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्ड्स है ना, उसी के अंडर में बेसिकली सारे हैं, कह सकते हैं जितने भी है ना ये सिंप्लीफिकेशन में। देखो 2 ही तरीके का पढ़ना होता है टेक्निक, एक होता है फंक्शनल और एक होता है सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन के ही अंडर में एक तरीके से कह सकते हैं सारे पॉइंट है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, मोमेंटल रिवॉल्यूशन इज देयर, मोशन स्टडी, ठीक है, मेथड स्टडी, ये सारे इसी में आते हैं। चलिए लिखिए, टाइम स्टडी में इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम, time study, it determines the standard time, it determines the standard time taken to perform well defined job, to perform well defined job। ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का, लिखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी is to determine the number of workers, तुम्हारा फिर छूट गया है, the objective of time study is to determine, the objective of time study is to determine the number of workers to be employed, the number of workers to be employed, the number of workers to be employed, frame suitable schemes and determine, frame suitable schemes and determine labor costs, determine labor cost। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक शूज का कीमत 500 रुपए, 1000 रुपए है, उसको बनाने में 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 3 चीजों का ध्यान रखें, कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करने की जरूरत है, यानी रखने की जरूरत है काम पे, ठीक है, उनको कितना पैसा दे रहे हैं, उनसे कितना प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है। तो इन तीनों का जो रेशियो है ना, वो हम टाइम मेथड में स्टडी करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट, फैटिग स्टडी। अच्छा, फैटिग मतलब क्या होता है, थकान, ठीक है, फैटिग इज थकान। अब तुम लोग को मैं इसके एग्जांपल देती हूँ, लेबर्स को क्या देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। कितने टाइम का रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम रेस्ट भी आपके लिए क्या हो जाएगा, लेजीनेस बन जाएगा, फिर यू डोंट वांट टू डू द वर्क अगेन। सो कितने टाइम तक का हम ब्रेक दें कि उनका थकान भी दूर हो जाए और फिर इफेक्टिवली वो काम भी कर सके, right? So fatigue study is something which is determine the time and frequency and the time intervals, यानी कितना टाइम का उनको क्या मिले, गैप मिले, कितना काम करे। जैसे कि मेजॉरिटी कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है, 4 घंटे के बाद उनको 1 घंटे का क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है, फिर 4 घंटे जॉब होता है, ऐसा होता है ना। So fatigue study is related with the time intervals which is provided to the worker so that again they will get that energy back and they will do the work effectively. तो इसको हम कहते हैं फैटिग स्टडी। तो फैटिग स्टडी में लिखिए FATIGUE, फैटिग, FATIGUE, फैटिग। फैटिग स्टडी में लिखिए, फैटिग स्टडी seeks to determine, fatigue study seeks to determine time and frequency, अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि बोलते हैं ना, एक टेबल में 1 इतनी बार रिपीट हो रहा है, एक टेबल में 2 रिपीटेशन होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि एक दिन में हमें कितनी बार किसको देना चाहिए इंटरवल,
वर्कर्स को। तो लिखिए इसमें फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन time and frequency of rest intervals in completing a task यानी टास्क को कंप्लीट करने में कितनी बार हमें उन्हें टाइम इंटरवल देना चाहिए, वो भी कितने टाइम के लिए। चलिए आगे लिखिए द रेस्ट इंटरवल। अच्छा तुम लोग को मैं अगर 6 घंटा लगातार पढ़ाऊंगी तो पढ़ पाओगे? नॉट मी, इवन कोई भी टीचर भी अगर आपको पढ़ाएंगे 6 घंटा लगातार, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। ये चीज वही मैं बता रही हूँ, इसमें लिखिए द रेस्ट इंटरवल विल इनेबल workers to regain their lost stamina, thereby avoiding accidents, rejections and industrial sickness। यानी कि अगर वापस से वो पर्सन रेस्ट कर लेगा तो वापस से वो एनर्जी, वो जो स्टैमिना है वो वापस से क्या होगा, रिगेन हो जाएगा, और वापस से वो प्रॉपर्ली काम करेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर वो बीमार पड़ जाए, बीमार नहीं होगा, काम के लिए मना कर दे, काम को एफिशिएंटली ना करे, वो सारे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। क्लियर होगी बात सबको? सो एक और इसमें बचा है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है? ओके, so see you all in the next class. Anyone have any doubt in whatever we studied today? Simplification and standardization, motion study, method study, fatigue study, time study. किसी को भी कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट क्लास में सिर्फ 1-2 पॉइंट बचा है, आपके टेक्निक्स में कंप्लीट हो जाएगा, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हो जाएगा। और कुछ बुक में जो दिए फीचर्स, अगर जो चीज मैंने नहीं कराया होगा इसमें, उसको इससे भी कर लेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्लास में रिटॉल इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. ओके।